बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन का। चैप्टर नंबर 4 पढ़ना था, जो कि है लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग जो है वो एक्चुअली प्रोसेस है डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का। जब आपको कहा था दो तरह डाटा आप भेज सकते हैं, या डिजिटल फॉर्म में या फिर एनालॉग फॉर्म में। तो एनालॉग फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर मॉड्यूलेशन होती है, जो कि चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस की गई है। जबकि अगर आप लाइन डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल में भेजना चाहते हैं तो फिर इस तरह के प्रोसेस को हम लाइन कोडिंग कहते हैं। ठीक है। अब जो डाटा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर से भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, ग्राफिकल इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, जो भी इसकी मतलब मेमोरी में है, जिस वो सारा सीक्वेंस बिट्स की फॉर्म में सेव होता है। ठीक है ना। फिर इन बिट्स को हमें भेजना कैसे है, उसको हम कहते हैं कि ये लाइन कोडिंग है। लाइन कोडिंग कन्वर्ट्स सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू द डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अगर हम देखें तो इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं लाइन कोडिंग की, और वो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लाइन कोडिंग की डिफरेंट स्कीम्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि सिग्नल एलिमेंट और डाटा एलिमेंट। इनको आपस में कंपेयर भी किया गया और डिस्कस भी किया हुआ है। जैसे कि वो कह रहा है कि डाटा एलिमेंट है एक सिग्नल जो है हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास डाटा एलिमेंट है वो एक बिट होगी, जबकि जो सिग्नल एलिमेंट होगा वो उस बिट को लेके जाने के लिए जिस तरह का सिग्नल यूज़ किया गया है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक और डायग्राम शो की गई है, यहाँ पे देखें। ऊपर देखिए पहली डायग्राम में डाटा एलिमेंट मेंशन किया हुआ है 1 0 1, ये सारे डाटा एलिमेंट है। यहाँ पे 0 को शो करा रहे हैं कि डाटा एलिमेंट है, और इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल वो है सिग्नल एलिमेंट। ठीक है। अब जहाँ पर आपके पास यहाँ पे जस्ट एक बिट को कंसीडर कर रहा है तो वो कह रहा है 1 सिग्नल एलिमेंट। दूसरी बी वाली डायग्राम में देखें कि यहाँ पे 1 और नीचे वाला सिग्नल भी यूज़ कर रहा है, ऊपर वाला सिग्नल भी यूज़ कर रहा है, तो उसने कहा ये 2 सिग्नल एलिमेंट, यानी 1 डाटा एलिमेंट पर 2 सिग्नल एलिमेंट। ठीक है। R इज इक्वल टू 1/2। R जो है हमारे पास यहाँ पर वो एक डाटा एलिमेंट को शो कर रहा है। डायग्राम नंबर ए में क्या है, R इज इक्वल टू 1, यानी कि एक जो 0 बिट थी उसको वो शो करा रहा है, जबकि यहाँ पे देखें उसके लिए एक ही सिग्नल एलिमेंट था, इसलिए R इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए R इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब है एक बिट के लिए 2 सिग्नल इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको हाफ हाफ कर दिया है। नीचे सी वाली डायग्राम में देखें डाटा एलिमेंट शो करा रहा है 0 एंड 1 और 1 डाटा सिग्नल एलिमेंट, यानी बिट इसमें 2 है, जिसमें हमारे पास R इज इक्वल टू हम कहेंगे 2 है। जबकि नेक्स्ट वाली डायग्राम में देखें कि उसमें देखिए यहाँ पे 3 सिग्नल एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स देखें, सिग्नल की फॉर्मेट देखें, एक ऊपर है नीचे और एक 0 की आप यहाँ पे देखें डायग्राम में कितने सिग्नल एलिमेंट इस्तेमाल किए गए। एक देखें फर्स्ट वाला ऊपर, दूसरा नीचे, फिर देखिए एक 0 की लाइन में, तो ये 3 सिग्नल एलिमेंट यूज़ किए गए हैं। ठीक है। तो इसलिए इसमें R इज इक्वल टू 4/3 लिखा है कि 4 बिट्स हैं और 3 सिग्नल एलिमेंट इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है। अब है डाटा रेट वर्सेस सिग्नल रेट, कि डाटा रेट क्या है और सिग्नल रेट क्या है। डाटा रेट डिफाइंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितनी भी बिट्स एक सेकंड में जा रही होंगी वो हमारा डाटा रेट होगा, और एक ही सेकंड में जितने सिग्नल एलिमेंट्स ट्रांसफ़र हो रहे होंगे वो हमारे पास सिग्नल रेट होगा। ठीक है ना। तो इसके रिलेशनशिप को शो कराने के लिए उसने कहा कि हम कहेंगे कि सिग्नल रेट क्या है, सिग्नल रेट इज इक्वल टू N/R। R के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी डाटा एलिमेंट्स होंगे वो हमारे R हैं, और N क्या हमारे पास, ये है डाटा रेट, कि एक सेकंड में जितने भी सिग्नल आपके जाएंगे, जितनी भी बिट्स ट्रांसफ़र होंगी। मज़ीद हम इसकी कैलकुलेशन में नहीं जा रहे, अब कुछ टर्म्स हैं जो कि हम जितनी भी स्कीम्स पढ़ेंगे लाइन कोडिंग की उसमें ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं इन सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है कि बैंडविड्थ को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्या था, कि रेंज है फ्रिक्वेंसीज़ की, जैसे कि मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज को हम उसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास बैंडविड्थ होगी। ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्ट करती है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी रेंज कितनी है, जिसके ज़रिए हम डाटा को भेज सकते हैं। ठीक है। दूसरी हमारे पास है जो टर्म हमने देखनी है वो है बेस लाइन वॉन्डरिंग। बेस लाइन वॉन्डरिंग होता है हमारे पास कि ये चेक करती है कि रनिंग एवरेज, जो बेस लाइन होती है वो रनिंग एवरेज होती है रिसीव्ड सिग्नल पावर,
कि जो पावर आपको सिग्नल पावर जो आपको मिली है उसकी एवरेज क्या है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कि ये बेस लाइन है। और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा डाटा जो अगर जहाँ पर नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरो जब ज़्यादा आ रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ वन जो होती हैं वो एकदम से बहुत सारे आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर सिग्नल को चेंज करके देखना कि ये असल में क्या है, ज़ीरो कहाँ तक आ रहा है, वन कहाँ तक आ रहा है, वो चेक करने में बड़ा प्रॉब्लम जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम कहेंगे कि ये है बेस लाइन वॉन्डरिंग। नंबर 3, डीसी कंपोनेंट। जब हमारे पास जो हमारा जो वोल्टेज लेवल होता है सिग्नल का, अगर वो कांस्टेंट है, मुसलसल कांस्टेंट आ रहा है, तो फिर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हैं वो जो ख़ास तौर पर जो लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। जो फ्रीक्वेंसीज अराउंड ज़ीरो कॉल्ड डीसी, क्योंकि जब एक कांस्टेंट आ रहा होता है तो मुसलसल आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बिल्कुल एक जैसी आ रही होती है। जब सेम आएगी तो फिर हमारे लिए उसको हम कहेंगे ये हमारे पास डायरेक्ट करंट है। और डीसी का प्रॉब्लम आ जाए तो हमें वहाँ पे भी डेटा को सर्च करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो डीसी कंपोनेंट मीन्स ज़ीरो और वन पैरिटी दैट कैन कॉज बेस लाइन वॉन्डरिंग। फॉर एग्जाम्पल, ए टेलीफोन लाइन कैन नॉट पास फ्रीक्वेंसीज बिलो 200 हर्ट्ज़। इसलिए जो टेलीफोन लाइंस होती हैं वहाँ पे भी हमें 200 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी हम नहीं लेते। अगर कम आ रहे हैं तो वहाँ पे भी डीसी कंपोनेंट आता है, ठीक है ना। नंबर 4, सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन। इसमें ये है कि जो सेंडर और रिसीवर दोनों की जो क्लॉक्स हैं वो जिनकी जो टाइमिंग है वो सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि सिग्नल रिसीवर सेंडर की साइड से बड़ी तेज़ स्पीड से भेजे जा रहे हैं लेकिन रिसीवर जो है उनको बहुत स्लोली जो है वो गेट कर रहा है। उससे क्या होगा, बिट इंटरवल में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि वो उसकी बिट, पहली बिट कहाँ पे एंड हो रही है, दूसरी बिट कहाँ एंड हो रही है, जबकि जो हमारा सेंडर था उसने बड़ा जल्दी फास्टली भेजा था लेकिन रिसीवर उसको नहीं गेट कर पा रहा। तो फिर इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम को कहेंगे कि सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है हमारी। जो इसका सोल्यूशन ये है कि साथ में टाइमिंग की इंफॉर्मेशन भी भेज दी जाए ताकि उसको पता लग जाए कि कहाँ से एक सिग्नल जो है स्टार्ट हो रहा है वन के लिए और दूसरा किसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन डायग्राम दी हुई है। पहली वाली डायग्राम ए सेंट ये थी, सेंट यूँ की गई थी, लेकिन रिसीव्ड कैसे हुई है कि जो पहला वाला वन था वो दूसरे वाली वन बिट के अंदर शामिल हो के जाके हमें मिला, ठीक है ना। इस तरह से अगर रिसीव हो रहा है तो ये लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन दिखाई है, ठीक है। अब हम हमारे असल टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारे पास है लाइन कोडिंग स्कीम्स का। अभी यहाँ पे मैं बस 2 स्कीम्स ही डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, बाकी हम नेक्स्ट सेगमेंट डिस्कस करेंगे। पहली है यूनिपोलर स्कीम। नेक्स्ट डायग्राम में देख लें, पोलर स्कीम, बाइपोलर स्कीम, मल्टी लेवल स्कीम एंड मल्टी ट्रांजिशन स्कीम। तो पहली है यूनिपोलर स्कीम, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें जो स्कीम यूज़ होती है वो है NRZ। पिछली डायग्राम में पिछले पेज पे जाते हैं वापस। In unipolar scheme, all signals levels are on one side of the time axis. इसमें जितने भी वोल्टेजेस यूज़ की जाएंगी, लेवल यूज़ की जाएंगे, वो एक साइड पे इस्तेमाल किए जाएंगे। किस तरह से कि ये देखें, इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास स्कीम है NRZ, जिसको कहते हैं नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। ये पॉजिटिव वोल्टेज को जब वन को शो कराना होगा तो पॉजिटिव वोल्टेज शो होगी, और जब ज़ीरो को रिप्रेजेंट करना है तो फिर ज़ीरो वोल्टेज इस्तेमाल होगी। ये डायग्राम में शो किया, जहाँ पे 1 बिट है तो वो पॉजिटिव 1 की साइड पे चली गई है, ज़ीरो के लिए 0 पे है। यहाँ पे देखें, it is called NRZ because the signal does not return to the zero at the middle of the bit. ये मिडल के दरमियान में, मिनी बिट के दरमियान में ये ज़ीरो की तरफ नहीं आती। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बाकी जब आपको मैं बढ़ाऊँगी तो उससे समझ आ जाएंगी। फ़िलहाल आप इसी चीज़ को याद कर लें कि जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो 1 के लिए इस्तेमाल होगा और ज़ीरो वोल्टेज जो है वो 0 के लिए इस्तेमाल होगी। दूसरी स्कीम जो हमारे पास पोलर है, इसमें हमारे पास NRZ भी है, RZ भी है, जिनमें से सिर्फ हम NRZ को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो NRZ हमारे पास 2 तरह की वर्जन्स हैं जो कि पोलर में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जो पोलर स्कीम्स होती हैं वो वोल्टेज की बोथ साइड्स ऑफ टाइम एक्सेस इस्तेमाल करती हैं, यानी कि वो नीचे वाली नेगेटिव साइड भी इस्तेमाल करेगी, पॉजिटिव भी। अब ये हो सकता है कि पॉजिटिव जो है वोल्टेज 0 के लिए इस्तेमाल कर रहा हो और नेगेटिव वोल्टेज 1 के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि पॉजिटिव 1 के लिए इस्तेमाल कर रहा हो और नेगेटिव 0 के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, NRZ जो है, और NRZ की हमारे पास 2 तरह की यहाँ पे वर्जन्स हैं, NRZ-L एंड NRZ-I। NRZ-L का मतलब लेवल और NRZ-I का मतलब इन्वर्ट।
इसमें मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। पहला देखें NRGL शो किया हुआ है कि इसमें यूँ किया कि 0 जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज को यूज़ कर रहा है, 1 बिट को शो कराने के लिए नेगेटिव वोल्टेज की है। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन दे दी। जबकि आई में क्या आ रहा है, NRGI में डायग्राम में देखें कि जहाँ पर आपके पास 1 आएगा वहाँ पर आपने चेंज करना है, और अगर आपके पास 0 आए तो कोई चेंज नहीं है। जैसे ये देखें, पहला 0 था और नेक्स्ट 1 आया तो आप चेंज कर गए हो, लेकिन फिर आपके पास 0 आया तो आप उसी लेवल पे रहे, फिर 0 आया फिर आप उसी लेवल पे रहे, फिर आपके पास 1 आया तो फिर आप ऊपर चले गए हो, फिर आपके पास 1 आया दोबारा नीचे आ गए, फिर 1 आया फिर ऊपर चले गए, फिर 0 आया फिर उसी लेवल पर रहना है। यानी कि जब बिट 1 होगी तो आप लेवल को चेंज करोगे, अगर 1 होगी 0 होगी तो नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही काफ़ी है। ये कंपैरिजन आप देख लीजिएगा, मैंने इसको ज़रा मार्क आउट कर लिया। मेरा लेक्चर लंबा हो रहा है क्योंकि फिर ये अपलोड नहीं होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।